हेलो स्टूडेंट्स, हमारे 2 लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर के कंप्लीट हो चुके हैं। हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड केमिस्ट्री की आपको प्रिपरेशन करवा रहे थे। ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं ये इक्वली यूजफुल हैं स्कूल लेक्चर केमिस्ट्री के लिए भी। तो आप अगर स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इन वीडियो को देख सकते हैं और इस चैप्टर के बारे में अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हैं। तो जो थर्ड लेक्चर है आज का, उस लेक्चर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है आज का हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, जिन्हें इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? तो देखिए, इसमें दो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। एक तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। तो इसी के आधार पे इनको बोला गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखो, डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक तरंग के रूप में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है जिन तरंगों के माध्यम से, उन तरंगों को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है इसमें तरंग के रूप में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। इन तरंगों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के समान होता है। जो प्रकाश का वेग होता है आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये इसकी यूनिट आपको ध्यान रखनी है, मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो 10⁻10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश के वेग के समान इनका वेग होता है। और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो एग्जाम्पल हैं इसमें वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंक्लूड किया गया है, जिसमें रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, और ये आपका विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रेज। इन तरंगों की प्रॉपर्टी हम आगे इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो एक जो नोट है इम्पोर्टेंट, वो नोट आपको ध्यान रखना है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन, जो तरंगें प्रकाश की तरंग प्रकृति है, प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या करते हैं। कौन कौन सी घटनाएं? व्यतिकरण और विवर्तन। एक और होता है इसमें ध्रुवण, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप ये नोट कर लेना, मैंने लिखा नहीं। ध्रुवण भी प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन थे इनको प्रिडिक्ट किया था, इनके एग्जिस्टेंस को सर्वप्रथम जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो हम आपके लिए जो साइंटिस्ट की जो इमेज यहाँ पे लगा के लेके आ रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ आपका टॉपिक के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करना और उसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से विजुलाइज करने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे हम साइंटिस्ट की एक इमेज भी आपके सामने दिखा रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें ध्यान में रहें। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस तरीके से प्रोपोगेट करती हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ में किस एंगल पे होते हैं, उसके बारे में हम इस पॉइंट में स्टडी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तथा प्रसार की दिशा के लंबवत होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और साथ में जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, प्रसार की दिशा, उसके भी क्या होते हैं? ये लंबवत होते हैं। तो देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ये तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो गया आपका, और ये जो ब्लू लाइन से दिखा रखा है ये आपका क्या हो गया? मैग्नेटिक कंपोनेंट। और ये वाली जो एरो है ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो इसमें तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक नोट है इम्पोर्टेंट, ये नोट आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मास नहीं होता। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मास नहीं होता, क्योंकि वेव में कभी भी मास नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान में है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मास नहीं होता, अतः इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। बिना माध्यम के भी ये रेडिएशन प्रोपोगेट कर सकती हैं, इनका प्रोपोगेशन हो सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, ये इम्पोर्टेंट नोट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई भी जो तरंग होती है उस
तरंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं या महत्वपूर्ण पद हैं, या हम यूं कह दें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के या तरंग के कुछ कंपोनेंट हैं, वो कंपोनेंट हमें ध्यान में रखने हैं जिसे किसी भी तरंग के गुण को परिभाषित किया जाता है। तो जिसमें जो सबसे पहला है वो पहला है तरंग दैर्ध्य, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, दो क्रमागत सुरंग क्रिस्ट, ठीक है, तथा गर्त ट्रफ के मध्य की जो दूरी होती है उस दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो अभी नीचे डायग्राम के माध्यम से मैं आपको ये चीज़ समझा दूंगा। ठीक है, कि सुरंग और गर्त के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। तो देखो ये एक डायग्राम बना रखा है, इसमें एक वेव बना रखी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो इस वेव में आप ये देखिए कि दो क्रमागत सुरंग तथा दो क्रमागत गर्त, ये वाले गर्त, इनके जो बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बीच की डिस्टेंस क्या होती है, लेमडा। जैसे ये वाली लेमडा है तो यहाँ पे नीचे भी ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस भी क्या होगी हमारी, लेमडा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेवलेंथ। ठीक है, अब जो वेवलेंथ होती है उस वेवलेंथ की यूनिट, जो डिस्टेंस की यूनिट होती है वही वेवलेंथ की यूनिट होती है। तो इसको हम एंगस्ट्रॉन्ग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिकोमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नैनोमीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में आदि में। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो सकती हैं। और पिकोमीटर आपको बता रखा है, नैनोमीटर मैंने आपको बता रखा है, ये 10⁻⁻15 नैनोमीटर, 10⁻⁻9। और जो एंगस्ट्रॉन्ग होता है, एक एंगस्ट्रॉन्ग के अंदर 10⁻10 मीटर होते हैं। ये भी मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। और फिर भी आप यहाँ से एक बार इसको देख सकते हैं। देखिए एक एंगस्ट्रॉन्ग एक पिकोमीटर का दे रखा है 10⁻12, सॉरी पिकोमीटर वो फेम्टोमीटर था, एक फेम्टोमीटर। ठीक है ना, 10⁻15 मीटर। पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। नैनोमीटर हो जाएगा 10⁻9 मीटर। एक सेंटीमीटर 10⁻2 मीटर। और ये आ गया हमारा फेम्टोमीटर 10⁻15 मीटर। तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में किसी भी यूनिट में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको अगर कन्वर्जन आता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा। इन बातों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वेव की वो है आवर्ती, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आवर्ती। तो किसी बिंदु से एक सेकंड में, किसी भी बिंदु से, कि जैसे मान लो एक ये पॉइंट है, उससे एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या, तरंगों की संख्या, आवर्ती क्या होती है, तरंगों की संख्या ही होती है। लेकिन एक सेकंड में किसी भी बिंदु से, जैसे मान लो एक पॉइंट है, इससे कितनी तरंगें पास हो रही हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या बोल देंगे, आवर्ती, फ्रिक्वेंसी। ठीक है ना, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे फ्रिक्वेंसी। इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट या तो हर्ट्ज होती है, या फिर सेकंड इनवर्स होती है, या फिर उसको हम बोल देते हैं साइकिल पर सेकंड। और हर्ट्ज जो होता है वो होता है 1/सेकंड। ठीक है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है सेकंड इनवर्स, या इसको हमने बोल दिया साइकिल पर सेकंड। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है वेलोसिटी, वेग, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं c से। तो एक सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, उसको हम बोलते हैं वेग, वेलोसिटी। ठीक है ना, वेग का जो जैसे सिंपल आपके फॉर्मूला ध्यान होगा, वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है ना, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, ये दूरी हो गई और ये क्या हो गया, टाइम हो गया। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा, c इक्वल टू लेमडा बाई टी। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब जो 1/t है, इस 1/t को हम क्या बोल देते हैं, फ्रिक्वेंसी। ये रहा फॉर्मूला, फ्रिक्वेंसी क्या होती है 1/t सेकेंड इनवर्स। क्योंकि अभी हमने आपको कहा था कि एक सेकेंड में किसी बिंदु से कुल कितनी तरंगें पास हो रही हैं, वही क्या कहलाती है, उसकी आवर्ती। तो एकांक दूरी के अंदर कितनी तरंगें पास हो रही हैं एक सेकेंड में, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी टाइम की क्या हो गई, इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे न्यू का मान इस
ऊपर वाली इक्वेशन से आसानी से निकाला जा सकता है। जब इस न्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो ये लेमडा यहाँ पे इसके सी के नीचे चला जाएगा तो सी बाई लेमडा हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ से सी निकालोगे तो न्यू लेमडा, और इसकी जो यूनिट होती है वही वेलोसिटी की जो यूनिट होती है उसके अकॉर्डिंग ही होती है, मीटर पर सेकेंड। और जो वैल्यू है वो वैल्यू आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, उसी की जो वैल्यू है वही वैल्यू की किसकी होती है, वेव की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ठीक है ना। अब देखिए जो ऊपर जो फॉर्मूला दे रखा है उस फॉर्मूले से अगर आप सी को क्या कर दो कांस्टेंट, क्योंकि सी क्या होता है कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, लेमडा के, वेवलेंथ के। तो फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगा, या मैं बोल दूं वेवलेंथ यदि बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, अर्थात आवर्ती तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। अब एक इम्पोर्टेंट नोट, उस नोट को भी आपको ध्यान में रखना है कि निर्वात में सभी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रकाश के वेग से गति करती हैं। ध्यान रखना, निर्वात में किस में गति करती है, निर्वात में। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि निर्वात में सभी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की गति समान होती है। आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे मान लो रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड दे दिया, और आपको पूछा कि निर्वात में इन तरंगों के वेग का क्रम होगा। 4 ऑप्शन आपको बना के दे दिए जाएंगे अलग अलग ऑर्डर, तो एक जो ऑप्शन होगा जिसमें सभी तरंगों का वेग बराबर होगा वो उसका क्या होगा, सही आंसर होगा। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। नेक्स्ट अगेन जो प्रॉपर्टी है वेव की वो है तरंग संख्या। ये जो तरंग संख्या है न्यू बार, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज की जाती है। आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी भी सिलेबस में है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में तरंग संख्या को यूज किया जाता है, और वो भी किस में, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जिसको आप ध्यान रखना। एकांक दूरी में उपस्थित तरंगों की संख्या, एकांक दूरी में उपस्थित तरंगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, तरंग संख्या। तो न्यू बार से इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। और एकांक दूरी में उपस्थित तरंगों की संख्या, तो एकांक दूरी ये किसके लिए आ गया, लेमडा दूरी। अगेन इसकी वही यूनिट जो हमने ऊपर अभी डिस्कस की है, डिस्टेंस की। तो जो न्यू बार है, अब ये जो यूनिट हैं जब ये ऊपर जाएंगी तो सबके अंदर इन्वर्स का साइन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो एंगस्ट्रम है तो एंगस्ट्रम इन्वर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इन्वर्स, मीटर है तो मीटर इन्वर्स, नैनोमीटर इन्वर्स, पिकोमीटर इन्वर्स। ये किसकी यूनिट हो जाएगी, तरंग संख्या की। लेकिन जो कॉमनली यूज किया जाता है वो किया जाता है सेंटीमीटर के साथ में। तो जो तरंग संख्या है उसकी यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर इन्वर्स। और ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप भली भांति आप जानते हैं और आपने ये पढ़ भी रखा है, ठीक है। तो ये हो गई तरंग संख्या। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आयाम के बारे में, कि आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है कि ये जो हाइट है, मैक्सिमम जो हाइट होती है किसी भी वेव की, ये क्या कहलाती है, आयाम। तो यह सुरंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई होती है, सुरंग की ऊंचाई या गर्त के अंदर ये गहराई, और ये क्या हो गई, ऊंचाई। इसी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, एम्पलीट्यूड से। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और एक साइकिल को पूरा होने में जो समय लगता है, एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हो गई, उसी को हमने क्या बोल दिया, आवर्तकाल। जो ऊपर हम टी पढ़ चुके थे अभी 1/t, ये वाला जो अभी हमने ऊपर स्टडी किया है आवर्तकाल, ये टी हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा नीचे खिसक गया आवर्तकाल, ये इसके लिए दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, आवर्तकाल। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हमने ऊपर पढ़ा, उसी से कनेक्टेड जो टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब आप ये समझिए कि जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं उसमें 95% जो एग्ज़ाम होती हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 95% एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी ना किसी रूप में, या तो फिजिक्स में आ जाएगा,
क्वेश्चन या फिर केमिस्ट्री में आ जाएगा, लेकिन इससे का क्वेश्चन आता ज़रूर है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जिसको इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। तो विभिन्न विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनके तरंग दैर्ध्य या आवर्ती के घटते या बढ़ते किसी भी क्रम में आप उसको रख दो, तो एक जो पैटर्न प्राप्त होता है, प्रारूप प्राप्त होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और ये विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है उसको हमने यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये जो ऊपर वाला जो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। हमने एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को बिल्कुल सिस्टमेटिक अरेंज करके आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं कॉस्मिक रेज से, ठीक है ना। अभी आपको जो ऊपर जो ट्रिक बताई थी मैंने, RMIVUXGC, ये आपको यूं की यूं याद रखनी है इसी सीक्वेंस में। तो देखिए, सबसे लास्ट में हमने रख रखा है रेडियो वेव को, और यहाँ पे सबसे पहले रख रखा है हमने कॉस्मिक रेज को। तो देखो, RMIVUXGC, और इनकी फुल फॉर्म R से रेडियो वेव, M से माइक्रोवेव, I से इंफ्रारेड, और V से विजिबल और अल्ट्रावायलेट, और एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रेज। और यहाँ पे इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट कर रखा है। किस में रिप्रेजेंट कर रखा है? एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करने का कारण है कि आपको ये याद हो जाए, और ये वैल्यू आप ढंग से याद कर लेना। और आपको जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट किधर से करना है, आपको इधर से स्टार्ट करना है, ठीक है ना, याद रखने के लिए। वैसे तो आप किधर से भी याद रख सकते हैं, लेकिन इधर से चालू करना है आपको। 10⁻⁻⁴ से 0.01 तक कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ होती है। उसके बाद में गामा रेज 0.01 से 0.1, फिर एक्सरे 0.1 से 150, फिर 3800, 7600, ये विजिबल की रेंज होती है। कई बार हम इसको 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम भी आपको मिल जाएगा बहुत सारी किताबों के अंदर, ठीक है ना। और 6×10⁶, फिर 3×10⁹, 3×10⁴। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है ये 10⁶, 10⁹ और 10⁴। तो 6, 9 और 14, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस वैल्यू के सामने। ये वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू ध्यान रखनी है। और इस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो भी मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो देखिए, जब लेफ़्ट से राइट की तरफ हम जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है। आपको पता है रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, 3×10⁴। इधर जाएंगे लेफ़्ट से राइट तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो देखिए, वेवलेंथ जब बढ़ रही है तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज। आपको पता है गामा रेज और अगर रेडियो को वेव को कंपेयर करेंगे तो गामा रेज की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? कम होती है, ठीक है ना। इसी तरीके से गामा रेज और कॉस्मिक रेज को कंपेयर करेंगे तो कॉस्मिक रेज की फ्रिक्वेंसी गामा रेज से भी ज़्यादा हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किधर से? लेफ्ट से राइट जाते हैं। तो ट्रिक मैंने आपको बता दी, RMIVUXGC। अब देखिए, फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा का क्या मतलब है? तो देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है, इसमें फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी देखिए क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो देखो, दो क्रमागत सुरंग और जो गर्त है उनके अगर बीच की अगर आप दूरी देखोगे तो ये वाली दूरी ज़्यादा है, और इधर जब आप आओगे तो ये वाली दूरी क्या हो गई? कम हो गई, ये वाली दूरी। तो इस तरीके से ये डायग्राम हमने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आपको ये समझ में आए कि कम फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है। ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का मतलब ज़्यादा वेव निकल रही हैं तो उनकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? कम। और ज़्यादा तरंग दैर्ध्य का मतलब उनकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम, तो कम तरंगें निकलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। विजिबल का जो, और देखो साथ में एक चीज़ और रह गई, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एनर्जी घटेगी और तरंग संख्या का मान भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो देखिए, सिर्फ लेफ्ट से राइट जाने पर वेवलेंथ का मान इंक्रीज होता है, बाकी फ्रिक्वेंसी, एनर्जी और तरंग संख्या, ठीक है ना, वेव नंबर, इन सब का मान डिक्रीज होता है। सिर्फ वेवलेंथ का मान इधर से इधर जाने पर इंक्रीज होता है, बाकी सब का मान डिक्रीज होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, ये जो विजिबल वाला जो रीजन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, विजिबल वाला रीजन। तो देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? वॉयलेट, और यहाँ पे आ रहा है रेड।
तो देखिए ये इससे आर से आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो कि जिधर आप रेडियो वेव लिखोगे उधर रेड आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। और देखो अल्ट्रा वोयलेट, इसके साथ में वोयलेट कलर आ रहा है, ये नाम भी इसी वजह से पड़ा है कि वोयलेट जो कलर है उससे पहले आने वाले के लिए हमने यूज़ किया अल्ट्रा वोयलेट। और रेड के बाद में जो रेडिएशन आती है उसके लिए हमने यूज़ किया इंफ्रा, इंफ्रा का मतलब बाद में, इंफ्रा रेड। तो ये जो नाम पड़े हैं ये नाम इसी आधार पे पड़े हैं। तो देखो ये जो स्पेक्ट्रम हमने विजिबल वाला बना रखा है इसको हमने यहाँ पे इंक्रीज करके दिखा दिया है आपको, VIBGYO और R, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये कौन कौन से कलर होते हैं, ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इनके साथ में भी ये है, इधर से इधर जाएंगे तो इनकी वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, एनर्जी इधर से इधर जाने पर डिक्रीज होगी, फ्रिक्वेंसी या मैं बोलूँ तरंग संख्या, दोनों का मान इधर से इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इधर से इधर जाने पर सिर्फ एक वेवलेंथ का मान इंक्रीज होता है, बाकी सब का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ में कौन से कलर की क्या वेवलेंथ होती है एंगस्ट्रॉम के अंदर, उसके का भी आपको ध्यान रखना है। देखो 3800 से लेके 7600 तक की रेंज होती है। उसके बाद में रेड कहाँ से होता है, 6500 से 7600, 5900 से 6500 के बीच में ऑरेंज आ जाएगा। इसी तरीके से ये बाकी वैल्यू भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ का। अब है कि जो वेरियस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और उसमें जो रेडिएशन है उनका क्या क्या यूज है, उस यूज को समझने के लिए हमने एक यहाँ पे एक टेबल आपके सामने रख रखी है और उसमें कुछ विजुअल्स हमने इंसर्ट करवा रखे हैं ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो सबसे जो पहली जो रेडिएशन है वो है गामा रेडिएशन। ध्यान रखना कॉस्मिक रेडिएशन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कॉस्मिक रेज को इंक्लूड नहीं करते हैं, हम गामा से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जो गामा रेडिएशन है उन गामा रेडिएशन की डिस्कवरी किसने की थी, ये यहाँ पे डिस्कवरी वाला पार्ट आ गया। तो ये हेनरी बैकुरल और जो मैडम क्यूरी थी, इसको हम रेडियो एक्टिविटी के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये नाम आपने सुन रखे होंगे रेडियो एक्टिविटी के अंदर, हेनरी बैकुरल और मैडम क्यूरी, ठीक है ना। और ये किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, आपको पता है जो न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन होता है उससे प्रोड्यूस होती हैं। जो हमारा जो एटम होता है और एटम में जो न्यूक्लियस होता है, तो ये जो न्यूक्लियस है डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है ना। तो इस न्यूक्लियस के अंदर से गामा रेडिएशन इमिट होती हैं रेडियो एक्टिविटी के अंदर। इस चीज़ को हम डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं। साथ में जो थेरेपी करवाते हैं, आपको पता होगा कैंसर का उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें रेडियो थेरेपी करवाते हैं। वो जो रेडियो थेरेपी है उसके अंदर भी कौन सी रेडिएशन का यूज़ किया जाता है, गामा रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। इनकी फ्रिक्वेंसी है, इनकी वेवलेंथ, यहाँ पे वेवलेंथ देखो मीटर में दर्शा रखी है, लेकिन ध्यान रखना आपको याद किस में रखनी है, एंगस्ट्रॉम में, जो ऊपर मैंने बता रखा है उसी तरीके से। आप किसी में भी याद कर लो लेकिन एक ही यूनिट में याद रखना। अगर अलग अलग यूनिट में आप याद रखने की कोशिश करोगे तो याद नहीं रख पाओगे, एग्ज़ाम में भूल जाओगे। इसलिए एक ही यूनिट को ध्यान में रखते हुए आपको याद करना है। अगर किसी दूसरी यूनिट में अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप कन्वर्ट कर लोगे उसको, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को एंगस्ट्रॉम में, पिकोमीटर में, फेम्टोमीटर में, जिसमें पूछे उसमें आप कन्वर्ट कर लेना। ये इनकी एनर्जी आ गई, इनकी प्रॉपर्टी आ गई। देखो ये हाई पेनिट्रेटिंग पावर रखती हैं, उच्च भेदन क्षमता होती है इनकी, अनचार्ज्ड होती हैं, इन पे कोई आवेश नहीं होता, और लो आयनाइजेशन पावर होती है इनकी। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं गामा रेडिएशन को देख के कि उसकी हाई आयनाइजेशन पावर होगी, लेकिन नहीं, उसकी लो आयनाइजेशन पावर होती है। उसका कारण क्या होता है कि जब भी किसी सैंपल से गामा रेडिएशन जब पास होती है तो वो बहुत जल्दी से क्या हो जाती है, क्रॉस कर जाती है उस सैंपल को, ठीक है। तो उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनका ये आयनाइजेशन नहीं कर पाती है, ठीक है ना, वेव का की वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण। इसलिए इनकी जो आयनाइजेशन पावर होती है वो आयनाइजेशन पावर कम होती है। इस बात का आप ध्यान रखना, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। जो इसकी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन अभी आपको बता दिया मैंने, इन्फॉर्मेशन और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन देती है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में, और मेडिकल ट्रीटमेंट में ये यूज होता ही है, ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। सेकंड जो रेडिएशन है वो है एक्सरे। तो एक्सरे की जो खोज की थी वो रोन्जन ने डिस्कवरी की थी इसकी, और ये एक हमने एक एक्सरे का डायग्राम भी यहाँ पे बना रखा है, आप इससे फेमिलियर हैं
किस तरीके से इनका एक्सरे का प्रोडक्शन होता है वो भी मैंने आपको ऊपर जब एनोड रेज और कैथोड रेज की जब आपको डिस्कवरी बताई थी तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हाई मेल्टिंग पॉइंट की मेटल पे जब कोई ये रेडिएशन जब एनोड रेज टकराती हैं तो एक्सरे का उत्पादन होता है। तो ड्यू टू कोलिजन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स विद हैवी टारगेट, ठीक है, एक डायग्राम भी बना के मैंने आपको समझाया था, तो वहाँ से एक्सरे का उत्पादन होता है। ये इसकी वेवलेंथ आ गई और ये इसकी फ्रिक्वेंसी आ गई, ठीक है, ये एनर्जी, ठीक है, और ये इसकी क्या हो गई प्रॉपर्टी। तो लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, अदर प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं गामा रेडिएशन के समान एक्सेप्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ को छोड़ के बाकी चीज़ें लगभग गामा रेडिएशन के सिमिलर ही होती हैं। एप्लीकेशन जो है इसकी वो एक तो मेडिकल डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, टूटी हुई हड्डियाँ वगैरह और उनका पता लगाने के लिए आपको मालूम है, ठीक है ना। दूसरा है स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी, ब्रैग इक्वेशन आपने पढ़ रखी होगी, सॉलिड स्टेट के अंदर आप ब्रैग इक्वेशन पढ़ते हो, ठीक है ना। तो ब्रैग समीकरण के अंदर भी जो सैंपल है पाउडर फॉर्म में हम लेते हैं और उसके की जो क्रिस्टल स्टडी जो की जाती है वो एक्सरे से की जाती है, एक्सरे डायफ्रैक्शन वगैरह ये आपने स्टडी किया हुआ है सॉलिड स्टेट के अंदर। नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो है इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी, ये एक वर्ड आप याद रख लेना, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी, उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। तो और एक जो इसकी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपने रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे इस तरीके की मशीन देखी होगी जहाँ पे यहाँ पे आप अपना बैग वगैरह लगेज जो भी होता है रख देते हो और ये एक वर्नियर लगा हुआ होता है इसमें, ऑटोमेटिक यहाँ से आप बैग रखते हो तो इधर चला जाता है, अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ है उसका इजीली आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। तो ये इस मशीन के अंदर भी कौन सी रेडिएशन को यूज़ किया जाता है, एक्सरे को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, इसको यूवी रेडिएशन, सनलाइट से आपको पता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आते हैं, कैंसर प्रोड्यूस करती हैं स्किन के अंदर, ठीक है ना। तो ये इसकी खोज की थी रिटर ने, और ये जो प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होती है बाय द आयनाइज्ड गैसेज, सन लैम्प है, स्पार्क एक्सेट्रा आदि से ये रेडिएशन उत्पन्न होती है, ठीक है ना। अगेन ये जो प्रॉपर्टी है ये ऊपर में भी आपको बता रखा है मैंने, तो वहाँ से आप देख लेना। ऑल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की जो प्रॉपर्टी हैं वो सारी इसकी रहती हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर यूवी रेडिएशन का यूज होता है, आपको पता है, ठीक है, एक मेटल सरफेस होती है उस पर जब रेडिएशन डलते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। हम आगे इसको स्टडी करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल के अंदर, मैं बताऊंगा आपको क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसका जो यूज़ है यूवी रेडिएशन का टू डिटेक्ट अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी भोजन में किसी भी टाइप की अगर कोई इम्प्योरिटीज़ अगर मिला रखी हैं तो हम उसको अडल्ट्रेशन बोल देते हैं, तो उसका पता लगाने के में किया जाता है। राइटिंग एंड सिग्नेचर, जो फोरेंसिक जो लैब होती हैं वहाँ पे हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज करने में कि ये किसकी लिखी हुई है उसको रिकॉग्नाइज करने में, सिग्नेचर को रिकॉग्नाइज करने में यूवी रेडिएशन को यूज़ में लिया जाता है। स्टेरलाइजेशन ऑफ वाटर ड्यू टू इट्स डेस्ट्रक्टिव एक्शन ऑन बैक्टीरिया, आपको पता है जो यूवी रेडिएशन जब वाटर पे डालते हैं तो वाटर को हम इसके द्वारा प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और वाटर क्या हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। तो स्टरलाइजेशन में काम आता है, मेडिकल यूज भी होता है इसका, अपने जो इक्विपमेंट वगैरह होते हैं उन इक्विपमेंट्स को भी हम इसके द्वारा स्टरलाइज कर सकते हैं। फेक नोट का जो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, बैंक में आपने इस तरीके की मशीन देखी होगी जहाँ पे करेंसी नोट को रखा जाता है, और फेक नोट है या ओरिजिनल नोट है उसका पता लगाने के लिए भी हम किसको यूज़ करते हैं, इस यूवी रेडिएशन को यूज़ करते हैं। विजिबल जो लाइट है उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, ये आप इसको से काफ़ी अच्छे तरीके से फैमिलियर हैं। जो किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि देखना है, सब विजिबल जो रीजन है उस विजिबल रीजन में हमें दिखाई देता है। विबज्योर कलर वगैरह जितने भी चीज़ें होती हैं सारी की सारी सेंसिटिव होती है, ये हमारी ह्यूमन आइज़ के लिए ऑब्जेक्ट को देखने में, मोलिकुलर जो स्ट्रक्चर होती है उसको स्टडी करने में इसको यूज़ किया जाता है। और साथ में इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी एप्लीकेशन है वो है ऑप्टिकल फाइबर। आजकल हमारे घर के अंदर सब में ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्शन लगे हुए हैं इंटरनेट के लिए, और काफ़ी अच्छी स्पीड आती है उसमें इंटरनेट की। तो ध्यान रखना ये जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं इनमें सूचनाओं का जो प्रसारण होता है वो किस लाइट की फॉर्म में होता है, विजिबल लाइट की फॉर्म में। और एक वेरियस कलर की लेज़र लाइटें आती हैं उनमें भी विजिबल लाइट का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट
जो रेडिएशन आती है वो आती है हमारे सामने इंफ्रारेड वेव, ठीक है ना। तो विलम ये हर्सेल है, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, हालांकि इनको कोई ज़्यादा पूछता नहीं है, फिर भी एक आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और इन के बारे में ये जो थोड़ा सा इसका जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी भी आप एक बार स्टडी कर लेना, ठीक है। इसका जो मेन जो यूज है वो यूज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसका यूज है वो है रिमोट। हमारा जो रिमोट होता है घर में, टीवी का, एसी का, उन सब से जो रेडिएशन निकलती है वो कौन सी रेडिएशन निकलती है? आईआर रेडिएशन। और आईआर रेडिएशन का भी कौन सा पार्ट? नियर आईआर का जो पार्ट होता है वो मोबाइल, वो सॉरी टीवी का जो रिमोट होता है उसमें इस रेडिएशन को उपयोग में लिया जाता है। साथ में जो नाइट विजन कैमराज होते हैं, हमारे आर्मी के जो जवान होते हैं उनको ये इस तरीके का एक नाइट विजन कैमरा दिया जाता है, जो सर के ऊपर जो हेलमेट होता है उस हेलमेट के साथ में इसको अटैच कर दिया जाता है, और हम अंधेरे में भी इजीली देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? इस थर्मल इमेज की मदद से। इस तरीके की देखो इमेज आपने मूवी वगैरह में भी देखी होगी, ह्यूमंस की भी इस तरीके की इमेज दिखती है, क्योंकि ये जो कैमरा होते हैं ये क्या करते हैं? हीट को डिटेक्ट करते हैं। थर्मल कैमरा होते हैं एक तरीके से। तो नाइट विजन कैमरा के इस्तेमाल में भी इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखो ये आ गई है, थर्मल इफेक्ट ऑल प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ लाइट एक्सेप्ट लेमडा। लाइट की तरह ही इनकी प्रॉपर्टी होती है, खाली इनकी जो वेवलेंथ होती है उसमें और इसमें डिफरेंस होता है, वो ऑर्डर हमने आपको ऊपर बता रखा है। तो क्या क्या यूज होता है? यूज इन इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है, मेडिसिन एंड ये जो एस्ट्रोनॉमी होती है उस एस्ट्रोनॉमी में इसको उपयोग में लिया जाता है। यूज फॉर फोग और हैज़ फोटोग्राफी जो होती है उसमें इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और मोलिकुलर जो स्ट्रक्चर होती है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए भी इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव ओवन हमारे सबके घर में यूज में लिए जाते हैं। ये माइक्रोवेव ओवन इसी माइक्रोवेव रेडिएशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो जो फूड के अंदर जो वाटर पार्टिकल होते हैं, ध्यान रखना, जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। भोजन में उपस्थित वाटर मॉलिक्यूल इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्लिस्टोन ट्यूब वगैरह इनसे इसका उत्पादन होता है। ये चीज़ एक बार आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और अब इसका जो मेन जो यूज होता है वो यूज कहाँ कहाँ होता है? तो देखो, एक तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर इसको हम यूज में लेते हैं। साथ में जो हमारा जो राडार होता है उस राडार के अंदर भी इसको यूज में लिया जाता है, ठीक है। और ये जो टेली कम्युनिकेशन होता है, ये देखिए टावर लगी हुई होती है अपने टेलीफोन की, मोबाइल की, इनकी, उसमें टेली कम्युनिकेशन में इसको यूज किया जाता है। ध्यान रखना, ये राडार के अंदर यूज किया जाता है, सोनार में नहीं किया जाता। इसको सोनार मत समझ लेना, है ना, ठीक है। सोनार में साउंड वेव को यूज में लिया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखो, राडार में यूज होता है, टेली कम्युनिकेशन में एनालिसिस ऑफ फाइन डिटेल ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर अगर निकालनी है तो उसमें यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है रेडियो वेव, ठीक है। तो रेडियो जो वेव है उस रेडियो वेव का कहाँ कहाँ यूज होता है? ब्लूटूथ, वाईफाई, जियो टैगिंग। और एक ये इस तरीके की एक मशीन देखी होगी आपने सुपरमार्केट में, इनमें जिसको शायद जॉयस्टिक बोलते हैं इसको। तो ये जो बार कोड होता है, इस बार कोड को रीड करने के लिए भी इस तरीके की एक, और इसमें देखो रेड लाइट कलर की सी लाइट निकलती हुई आपको दिखाई देगी। इसमें भी ये रेडियो वेव यूज़ की जाती है। एक जो एमआरआई मशीन होती है, हमारी एमआरआई मशीन के अंदर भी इसी रेडियो वेव को यूज़ में लिया जाता है। मौसम जो वैज्ञानिक होते हैं वो मौसम कहाँ पे उच्च दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका पता लगाने में भी इसको रेडियो वेव को यूज़ किया जाता है। और ये सैटेलाइट इमेज, आर्मी के जो आर्मी में इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। आजकल ये चल भी रहा है अपना ऑपरेशन सिंदूर में, और इसमें आपने देखा होगा सैटेलाइट इमेज दिखाई देती हैं जब भी कोई युद्ध होता है, तो उसमें भी हम किसको यूज़ करते हैं? रेडियो वेव को। एक जो रेडियो वेव का जो यूज़ होता है, ऑटो डोर क्लोजर, ये मॉल में और कहीं पे शॉप वगैरह में, यहाँ पे आपने इस तरीके के स्कूल में, कॉलेजेस में देखे होंगे गेट की, जब कोई पर्सन यहाँ पे एंटर करता है तो ये डोर अपने आप ही ओपन हो जाता है और अपने आप ही क्लोज हो जाता है। तो इसमें भी यहाँ पे रेडियो वेव का इस्तेमाल
किया जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। अब आपको एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ यहाँ पे। अपने जो टोल प्लाज़ा होते हैं, उन टोल प्लाज़ा के अंदर हमारा जो एक ये बार कोड सा लगा हुआ होता है अपने उसके ऊपर, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, जो टोल के लिए हम यूज़ करते हैं गाड़ी के मिरर के ऊपर, ठीक है ना। तो एक ऐसी मशीन सी लगी हुई होती है टोल प्लाज़ा के ऊपर, वाइट कलर की, हर टोल प्लाज़ा पे, और ऑटोमेटिक ही हमारे अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो इसमें किस तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट इस्तेमाल किया जाता है, एक बार ये आप पता लगाना, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। टोल प्लाज़ा के ऊपर उस बार कोड को स्कैन करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको ढूंढने की कोशिश करना। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ रेडिएशन थी, ये इसको आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो, बाकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत निम्न को समझाने में असफल रहा। विद्युत चुंबकीय जो तरंग सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था, वो निम्न प्रॉपर्टीज को समझाने में असफल रहा। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, पहला तो कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण। एक ब्लैक बॉडी आपने पढ़ रखी होगी, एक छोटा सा यहाँ पे छेद होता है और उसके अंदर यहाँ पे रेडिएशन इंसर्ट की जाती हैं, ठीक है, और फिर जब इसको ठंडा किया जाता है, सॉरी गर्म किया जाता है, तो ये रेडिएशन वापस बाहर निकल जाती हैं। तो कृष्णिका आपने पढ़ी होगी। उससे उत्सर्जित विकिरण को समझाने में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो तरंग सिद्धांत है ये असफल रहा। प्रकाश विद्युत प्रभाव को इसके आधार पे नहीं समझा सकते। ठोसों की जो ऊष्माधारिता और ताप के साथ में जो परिवर्तन है उसको भी नहीं समझा सकते। और हाइड्रोजन का जो रेखीय स्पेक्ट्रम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोहर मॉडल जब हम पढ़ेंगे तब इस स्पेक्ट्रम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इन सभी के बारे में तरंग सिद्धांत कोई भी जानकारी हमें नहीं देता, क्योंकि ये जितने भी जो प्रॉपर्टी हैं ये कण प्रकृति के आधार पर समझाई जा सकती हैं। हम कण प्रकृति और तरंग प्रकृति, तो ये तो तरंग प्रकृति के बारे में हम अभी पढ़ ही चुके, कण प्रकृति के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो ड्यूल नेचर आएगी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जब हम स्टडी करेंगे तो इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो उपरोक्त की व्याख्या तरंग की कण प्रकृति के आधार पर आसानी से की जा सकती है। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगेन, वो है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक्स क्वांटम लॉ। तो ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे मैक्स प्लांक, और मैक्स प्लांक ने जो अपनी जो क्वांटम थ्योरी दी थी, वो क्वांटम थ्योरी दी थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो उत्सर्जित विकिरण थी उनको समझाने के लिए। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण को समझाने के लिए प्लांक ने अपना क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो आपको कोई पूछे कि प्लांक ने जो अपना क्वांटम लॉ दिया था वो किसको समझाने के लिए दिया था, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए प्लांक ने अपना क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब इन्होंने क्या बताया था कि इनके अनुसार किसी भी स्रोत से या किसी भी बॉडी से विकिरण का उत्सर्जन उस स्रोत में उपस्थित चार्ज्ड पार्टिकल, उस स्रोत में उपस्थित चार्ज पार्टिकल के आपसी कंपन के कारण उत्पन्न होता है। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, कंपन के कारण। विकिरण का जो उत्सर्जन होता है वो उत्सर्जन कंपन के कारण होता है, ध्यान रखना। और किसके बीच में कंपन होता है, चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में कंपन होता है। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक डायग्राम दिखा रखा है। ये जो विजिबल पार्ट है, उस विजिबल पार्ट की जो तरंग दैर्ध्य है उसको देखो, ये देखो 4000 से लेके लगभग हमारे 8000 के आसपास की जो रेंज है, ये विजिबल की रेंज होती है। इसको यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। आपको डायग्राम बनाने का मात्र उद्देश्य थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के माध्यम से आपको चीज़ों को अच्छे से समझाना है, ताकि ये डायग्राम आपको ध्यान रहे, तो कम से कम ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपको ध्यान रहेगी। और उससे उत्सर्जित विकिरण के बारे में किसने बताया था, मैक्स प्लांक ने बताया था, क्वांटम थ्योरी उसने प्रस्तुत की थी। तो देखो इसके अनुसार किसी भी ऊर्जा स्रोत से विकिरण का उत्सर्जन, रेडिएशन का उत्सर्जन या अवशोषण सतत न होकर कैसा होता है, असतत,
डिस्क्रीट रूप में, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस रूप में होता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में, ठीक है। इन बंडल को हम क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटोन। इन बंडल्स को क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटोन। तो किसी भी ऊर्जा के स्रोत से, प्रकाश के स्रोत से, लाइट सोर्स से विकिरण का उत्सर्जन सतत न होकर असतत रूप से ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होता है, पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटोन या क्वांटा। लाइट के सेंस में यदि हम देखेंगे तो हम फोटोन वर्ड यूज़ करेंगे। जब लाइट आएगी तो लाइट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, फोटोन, और जनरल वे में हम क्वांटम वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा विकिरण की आवर्ती के समानुपाती होती है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम ऊपर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ पे देखिए मैंने आपको एक ऑर्डर बताया होगा कि जब लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो वेवलेंथ का मान बढ़ता है, बाकी सबका मान क्या होता है, घट जाता है, और तरंग संख्या का मान भी क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो देखिए एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रिक्वेंसी के, इसीलिए तो एनर्जी यदि डिक्रीज हो रही है तो फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या है, एच, ठीक है। ये कांस्टेंट क्या है, एच, जिसको हमने क्या नाम दिया, प्लांक नियतांक। हमने क्या नाम दिया, मतलब प्लांक ने अपने नाम के आधार पर इसको प्लांक कांस्टेंट बोला। और न्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी बाई लेमडा। फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी बाई लेमडा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, न्यू बराबर सी बाई लेमडा। तो ये इस न्यू की जगह पे हमने यहाँ पे सी बाई लेमडा पुट कर दिया। अब देखिए अगेन इसको आगे अगर सोल्व करेंगे तो ई बराबर एच, यूँ का यूँ हमने यहाँ पे रख दिया, सी ऐसा कैसा हमने यहाँ पे रख दिया, और 1/लेमडा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार से। ये भी मैंने आपको बता रखा है। 1/लेमडा क्या होता है, तरंग संख्या। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और एच क्या है, प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 6.62 गुना 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। यूनिट का आपको विशेष ध्यान रखना है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते टाइम यूनिट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। अब ये यूनिट जूल इंटू सेकेंड में है, इसको हम अर्ग इंटू सेकेंड में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ 10⁻34 की जगह 10⁻27 आ जाएगा, तो आ जाएगा अर्ग इंटू सेकेंड। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। कैलोरी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करने हैं। जैसे एक कैलोरी के अंदर क्या होता है, 4.2 जूल, या एक जूल के अंदर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग। तो ये इस तरीके के यूनिट कन्वर्जन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। जब हम थर्मोडाइनेमिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है, उस टाइम पे आपको ये सारा जो यूनिट कन्वर्जन है ये मैं आपको बता दूंगा, या फिर हम मोल कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, तब एक पहली एक जो लेक्चर है, पहला जो लेक्चर है वो हम इस तरीके का ले लेंगे, जिसमें सभी जो यूनिट कन्वर्जन है, फोर्स की यूनिट है, वॉल्यूम की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, इनको आपस में किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, वो सारा एक उस लेक्चर के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो ताकि थोड़ा सा आपका एक मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाए कि हम एनर्जी को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी किसी भी फॉर्म में दी जा सकती है। और या फिर जब हम बोहर मॉडल पढ़ेंगे तो बोहर मॉडल में मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से एनर्जी को चेंज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, कैलोरी आएगा, अर्ग आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा पढ़ेंगे किसी भी कक्षा के अंदर, तो उस टाइम पे मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। तो यदि किसी स्रोत से n क्वांटम उत्सर्जित होते हैं तो कुल उत्सर्जित ऊर्जा, तो वो क्वांटम की जो ऊर्जा E बराबर एच न्यू अभी ऊपर डिस्कस की अपन ने, लेकिन अगर n फोटोन मान लो क्वांटा उत्सर्जित हो रहे हैं, फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं, तो उसकी संख्या और आ जाएगी पीछे, तो वो उससे हम क्या निकाल लेंगे, कुल उत्सर्जित ऊर्जा, ठीक है। एक अगेन एक नोट ध्यान रखना है, प्लांक के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का स्थानांतरण तरंग के रूप में होता है। मतलब प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित करती है, सॉरी, तरंग ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एनर्जी इज प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव, किसी भी तरंग में ऊर्जा का स्थानांतरण किसकी फॉर्म में होता है, तरंग की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ
वेव, ये वाली लाइन आप ध्यान रखना। और उसके बाद में कुछ अभ्यास प्रश्न हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं, थोड़ा इनको जल्दी हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। ऊपर से सीक्वेंस चलती आ रही है क्वेश्चन की, तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। प्लांक नियतांक का मान दे रखा है, प्रकाश का वेग आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और ये 8 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, देखिए सेकेंड इनवर्स मतलब ये आवर्ती दे रखी है आपको यहाँ पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य किसमें पूछी है, मीटर में, का सबसे करीबी मान, सबसे नज़दीकी मान इनमें से कौन सा होगा। तो एनर्जी का आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। एनर्जी का फॉर्मूला E बराबर एच न्यू, और एच न्यू बराबर एच सी बाई लेमडा। एच से तो एच कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लेमडा निकाल लेंगे, सी अपॉन न्यू, और सी की वैल्यू दे रखी है ये रख देंगे, और यहाँ से फ्रिक्वेंसी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, वो फ्रिक्वेंसी रख देंगे। और इसको जब सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर आपका ये आएगा, और उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे। ध्यान रखना, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका ये जो आप आंसर निकाल रहे हो यही ऑप्शन में मिले, ऑप्शन के आधार पे आपको अपना आंसर सेट करना है चेंज करते हुए। तो ये लेमडा का मान हो जाएगा 3.7 × 10⁻⁸। तो 3.7 × 10⁻⁸, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। एक क्वेश्चन तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की तरंग संख्या दे रखी है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तरंग संख्या न्यू बार 1/λ, ठीक है। तो लेमडा बराबर 1/न्यू बार, तो 1/2 × 10⁻6 मीटर इनवर्स, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और सोल्व करोगे तो इस आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 500 नैनोमीटर। देखो इसने जो आंसर पूछा है वो ऑप्शन के अंदर मीटर में भी दे रखा है और नैनोमीटर में भी दे रखा है। मीटर और नैनोमीटर दोनों दे रखे हैं, तो पहले आप मीटर में निकालोगे, अगर ऑप्शन में ये मौजूद नहीं है तो फिर आपको इसको नैनोमीटर में आप कन्वर्ट कर लो। तो नैनोमीटर में जब आप कन्वर्ट करोगे तो 500 नैनोमीटर आंसर आ रहा है। तो अगेन इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब आगे 11 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, प्रोटॉन व एक अल्फा कण के विशिष्ट आवेश होता है E/m का अनुपात क्या होगा। एक ये विशिष्ट आवेश के बारे में भी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मैं करवा चुका हूँ, उस क्वेश्चन को एक बार आप देख लेना। जो पहला जो वीडियो था हमारा उस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। इसका आंसर आएगा 2:1, क्योंकि प्रोटॉन का E/m का मान आपको निकालना है, और इसी तरीके से अल्फा कण के E/m का मान आपको निकालना है। अल्फा के लिए 2E/m, तो ये तो 2 होगा, और ये m कितना होगा 4, तो अगेन ये हो गया 1/2, ये तो हो गया अल्फा के लिए, ठीक है। और आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए E/m निकालना है, तो इसको भी 1 मान लेंगे, और इसको भी हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो जो रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो क्या निकल के आएगा आपका 2:1। तो ये आप एक बार ऊपर चेकआउट कर लेना, उसमें आपको ये इसको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। 12वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसी सबसे हल्के नाभिक के द्रव्यमान की तुलना में क्या होगा। ध्यान रखना, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से समझना है। हल्के नाभिक मतलब ये हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन हल्का कौन होता है, प्रोटॉन। और आपको बताया था मैंने कि 1837 गुना भारी होता है प्रोटॉन, किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से 1837। तो ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का की जब बात करेंगे तो 1/1837। अब 1837 तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हम कौन सा आंसर टिक कर देंगे, ये वाला, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, अगर न्यूक्लियस की बात वो उसकी प्रोटॉन की बात करता तो वो 1840 गुना भारी होता, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया और यूनिक क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आरपीएससी में कभी नहीं पूछा गया है सेकेंड ग्रेड के अंदर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मिलिकन का तेल बिंदु प्रयोग आपके 12th क्लास के अंदर दे रखा है। तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंद पर आवेश का मान इतना कूलाम ज्ञात किया गया, तो बूंद पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ये एक क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है वो फॉर्मूला यूज़ करना है Q बराबर NE।
एन इलेक्ट्रॉन की संख्या और ई क्या हो गया, चार्ज। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको, वो सॉरी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और क्यू है वो बूंद पर आवेश। तो क्यू बराबर एन ई वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसी फॉर्मूले से इसका आंसर आएगा। क्यों क्वेश्चन में दे रखा है, ई का मान हमें पता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन का मान आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई ई, और ये वैल्यू ऊपर दे रखी है। इसको 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसमें जब आप इसे डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा 7। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन और है, थोड़ा सा इससे हटके है, लेकिन एक इसकी ट्रिक बताऊंगा अभी आपको मैं सोल्व करने की। आप बिल्कुल फटाफट इसको सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन 14, तेल बूंद प्रयोग में बूंद पर आवेश ये और ये दे रखा है, ठीक है ना, कूलाम पाया गया, तो परिणामी इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान क्या होगा। ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, और इसके 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, और ये क्वेश्चन ऑप्शन के आधार पे ही आपको हल करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 डेटा दे रखे हैं आपको, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और सब में देखो 10⁻19, 10⁻19 और 10⁻19 दे रखा है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश निकालते हैं उसमें भी 10⁻19 ही आता है, तो ये कट जाएंगे सब 10⁻19 से, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा इसमें बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। करना क्या है आपको, देखो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा। आपको ये 10⁻19 के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम नहीं रह जाएगा, क्योंकि 10⁻19 से 10�इ−19 कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो ये वाली वैल्यू ध्यान रखनी है, प्लस माइनस का भी कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे माइनस है, ऊपर वाले जो डेटा दे रखे हैं उनमें भी सब में माइनस है, तो माइनस से भी माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इस माइनस से भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। अब आपको देखनी है सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। और करना क्या है, स्टार्टिंग पहले ऑप्शन से करनी है 0.8। इस 0.8 से आपको क्या करना है, इन सबको डिवाइड करना है। 1.6 0.08, ऐसे इसको 0.8 और ऐसे इसको डिवाइड करना है 0.8 से, ठीक है। इस तरीके से आपको डिवाइड करके देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि किसके डिवाइडेशन से फुल इंटीजर वैल्यू आती है। मतलब एन का जो मान होता है वो 1 2 3 इस तरीके से आता है। ऊपर जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्यू इक्वल टू क्या दे रखा है, एन ई, और यहाँ पे जो एन का मान होता है ना वो इंटीजर में होता है, कभी भी फ्रैक्शनल में इसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू से किसको डिवाइड करना है, इन सबको डिवाइड करना है। तो देखो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी मैं आपको एक बार पेन लेके समझाता हूँ। देखो 1.6 डिवाइडेड बाई 0.8, तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल आउट, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 2। ऐसे ही 2.4 को डिवाइड किया, 2.4 को डिवाइड करेंगे 0.8 से, तो ये पॉइंट कट गया, और 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो यहाँ पे 3 आ गया। और इसी तरीके से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 को डिवाइड किया हमने 0.8 से, तो ये आ गया 40, और ये आ गया आपका 5। तो देखो सब में क्या आ रही है, फुल वैल्यू आ रही है 3 2 1, ठीक है। अगर आपका इस तरीके का आंसर आ जाता है जिसमें फुल इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो आपको इनको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना। और अगर ऐसी वैल्यू नहीं आती है, दैट मीन्स पॉइंटों में अगर वैल्यू आ रही है, तो फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाके उससे डिवाइड करना है। अब देखिए आप 2.4 से यदि आप डिवाइड करोगे, इनमें से इसको 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 आप डिवाइड करके देख लेना, आपके है ना फ्रैक्शनल में वैल्यू आएगी। इसी तरीके से अगर 1.6 से अगर आप डिवाइड करोगे, ठीक है, किसको, इन वैल्यूज़ को, तो भी फ्रैक्शनल में वैल्यू आएगी। ऐसे फोर्थ ऑप्शन से भी आप डिवाइड करोगे तो भी फ्रैक्शनल में वैल्यू आएगी। आप करके देखना, आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, फर्स्ट, क्योंकि इसमें एन की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। इसी ट्रिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन दिखने में हार्ड दिखता है लेकिन है बहुत ईजी, ठीक है। अब
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, वो है निम्न में से कौन सी तरंगें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित नहीं है। एक्सरे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित है। बीटा रेज, इसके बारे में हमने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में तो पढ़ा ही नहीं। एक्सरे के गामा रे के बारे में पढ़ा है और आईआर के बारे में पढ़ा है। तो जो आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा हमारा, ये वाला बी। बीटा रे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया, बी। अब ये बीटा रेज क्या होती हैं, ये बीटा रेज थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। रेडियो एक्टिविटी में वैसे इसको डिस्कस करते हैं हम। एक स्टिकी नोट्स मैंने यहाँ पे बना रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से कि ये क्या है। तो नाभिक से उत्सर्जित होने पर इलेक्ट्रॉन को हम बीटा कण के नाम से विभेद करते हैं। यदि न्यूक्लियस से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो वो बीटा कण के नाम से विभेद किया जाता है, या हम उसको बोल देते हैं पॉजिट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है क्योंकि इस पे धनावेश होता है नाभिक से। रेडियो एक्टिविटी के अंदर इसको बहुत डिटेल से धनात्मक बीटा 6 और ऋणात्मक बीटा 6, जैसे ये ऋणात्मक बीटा 6 हो गया और ये धनात्मक बीटा 6 बीटा डीके है ना। तो ये वहाँ पे हम इसको स्टडी करते हैं काफ़ी डिटेल में। फिर भी मैंने आपके लिए स्टिकी नोट्स क्रिएट करके यहाँ पे लगा दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। किसने इसकी खोज की थी, उत्पत्ति का क्या कारण है इसका, ठीक है। आवेश क्या होता है, इस पर +1 चार्ज होता है। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव काउंटर पार्ट होता है। पॉजिट्रोनियम का मतलब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, पॉजिट्रोनियम, ठीक है। +1 बीटा 0 या 1e0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका स्पिन ±½ होता है। इलेक्ट्रॉन का यही होता है ±½ तो इसमें बीटा रे इसका आंसर होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब जो 16 क्वेश्चन है वो है एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य का मान। जो मैं अभी आपके साथ में ऊपर डिस्कस कर रहा था कि वेवलेंथ को हमें याद रखना है, किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य का क्रम होगा। अब मैं आपको एक बार ऊपर लेके जाता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। 0.01 से 150 एंगस्ट्रॉम के आसपास इसकी 0.1 से 0.1 से 150 एंगस्ट्रॉम में इसकी वैल्यू होती है किसकी, एक्सरे की तरंग दैर्ध्य की। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये देखिए। अब 0.1 से 150 एंगस्ट्रॉम, तो इस एंगस्ट्रॉम को जब आप मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻⁻10 मीटर होगा। और ये देखो 10⁻⁻10 एक ही ऑप्शन में है, किसी ऑप्शन में नहीं है, इसी में है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ये बहुत दूर दूर आएंगे ऑप्शन, तो घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप इजीली सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसका मान नहीं बदलता। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, आवर्ती, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती व तरंग दैर्ध्य दोनों, या कोई नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किसका मान नहीं बदलता। ध्यान रखना, आवर्ती इसका आंसर होगा। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो उसकी आवर्ती का मान कभी नहीं बदलता। आवर्ती किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जन्मजात गुण होता है, ये कभी नहीं बदलता। तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, ठीक है ना, लेकिन आवर्ती कभी भी नहीं बदलती। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन संचरित नहीं करती, ऊर्जा संचरित करती हैं ऊर्जा को। आवेश को संचरित नहीं करती, संवेग को संचरित करती हैं, क्योंकि संवेग भी एक तरीके से ऊर्जा ही होता है। और सूचनाओं का प्रसारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से होता ही है, आपको बताया ही है मैंने। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। तो सूचना का आदान, आवेश का स्थानांतरण कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से नहीं होता। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है 19, दूर संचार से संबंधित तरंग है, आईआर, विजिबल, माइक्रोवेव और यूवी। तो आपको पता है माइक्रोवेव रेडिएशन दूर संचार से संबंधित है, राडार में, टेलीकम्युनिकेशन में, और उसमें इसको यूज किया जाता है। ध्यान रखना, आपके बार बार दिमाग में आ रहा होगा कि रेडियो वेव भी तो दूर संचार में। ध्यान रखना, ये टीवी में और आपका जो रेडियो होता है, एएम क्या बोलते हैं उसको, एएम बैंड वगैरह, या जो आते हैं रेडियो के अंदर, तो ये टीवी का जो प्रसारण के लिए जो सिग्नल काम में ले जाते हैं उनमें रेडियो तरंगों का
इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, रेडियो सिग्नल के लिए। लेकिन दूर संचार में उसमें किसको यूज किया जाएगा, माइक्रोवेव को। और इसमें रेडियो वेव ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है इसने, इसी वजह से, ठीक है ना, क्योंकि एक दूर संचार एक कॉमन वर्ड हो गया, तो हो सकता है रेडियो वेव से आप कंफ्यूज हो जाते या दोनों में ये मिक्स होता, तो इसने आंसर इसमें कौन सा लेंगे हम, माइक्रोवेव, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, कौन सी एग्जाम में आया ये तो भी ध्यान में नहीं है, लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था। बाकी और भी क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको देंगे, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन तो आपको सब जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन हम आपके लिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव क्वेश्चनों के साथ में एक टेस्ट सीरीज तैयार करेंगे, जो आप हमारी ऐप से बाद में परचेज कर सकते हैं उस टेस्ट सीरीज को भी। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। हमारा जो लेक्चर 4 होगा उसमें हम बोहर एटॉमिक मॉडल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जितने भी इसमें क्वेश्चन पॉसिबल बनते हैं वो सभी पॉसिबल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी ट्रिक्स हैं इसमें इसमें ट्रिक्स भी हैं, यस, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप आपको पसंद आया होगा। यदि कोई भी एडिशनल चीज़ आपको इसमें ऐड करनी है या समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें मैसेज ज़रूर लिख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।